वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 34 तक जो 3 सेक्शंस हैं इनको कवर कर रहे हैं। इसमें बेसिकली अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जिसमें हम रजिस्टर्ड ऑफिस की अल्ट्रेशन, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास को अल्टर किया जाए, अल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, और फिर इन जो दोनों क्लासेज हैं इनके जो अल्ट्रेशन के प्रोसीजर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में बेसिकली जो लॉ की गाइडेंस है वो ये है कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से अपनी मेमोरेंडम की प्रोविजंस अल्टर कर सकती है सो एज टू चेंज द प्लेस ऑफ इस रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम। अच्छा, कब आपको चेंज करना पड़ेगा? अगर आप चेंज करते हैं फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एंड वाइस वर्सा, या फिर वन प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से ऐसी जगह पर टू अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस एंड वाइस वर्सा, जैसे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के इलाके, और पहले कभी जो है इसमें फाटा के एरियाज भी इंक्लूडेड होते थे। अगर हम इस सारी चीज़ को कंप्लीट एग्जांपल्स के तौर पर सॉल्व करें तो आपको अल्ट्रेशन कब कब रिक्वायर्ड होगी? जब आप प्रोविंस से रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करते हैं किसी और प्रोविंस में, जैसे एबटाबाद जो है वो केपीके में है और मुल्तान पंजाब में है, तो ये फ्रॉम प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस जब होगा तो तब भी अल्ट्रेशन होगी क्लास की। फिर अगर एबटाबाद से आप इस्लामाबाद करते हैं तो ये केपीके से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ट्रांसफ़र है, तब भी होगा। और एबटाबाद से गिलगित करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बेसिकली अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रोविंस। इसी तरीके से अगर आप इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी प्रोविंस में कर दें, जैसे मुल्तान पंजाब में है, या इस्लामाबाद से आप किसी और प्रोविंस में कर दें लाइक सिंध में कर दें जहां कराची है, या इस्लामाबाद से उस एरिया में कर दें जो अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसीडर होगा। यहाँ पर करेक्शन कर लें, इसे अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली हम कंसीडर करेंगे जो गिलगित का एरिया। इसके बाद अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी प्रोविंस में, जैसे गिलगित से मुल्तान तो पंजाब प्रोविंस में हो रहा है, या हुंजा जो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में ही आता है उससे इस्लामाबाद में, तो वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की तरफ ट्रांसफ़र है। अब पॉइंट ये है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होती है उसमें सिर्फ प्रोविंस का नाम या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का नाम या उस पार्ट का नाम लिखा हुआ होता है जो पाकिस्तान का पार्ट तो है लेकिन किसी प्रोविंस के अंडर नहीं आता। तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन मेंशन होती है। इसलिए तमाम रजिस्टर्ड ऑफिस की जो चेंजेस हैं उनकी वजह से आपको क्लास की अल्ट्रेशन नहीं करनी होगी। कुछ सिचुएशन में अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है तो अल्ट्रेशन ऑफ क्लास रिक्वायर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीएचए मुल्तान से मॉडल टाउन मुल्तान में शिफ्ट करते हैं तो ये सेम सिटी है। ऐसी सिचुएशन में आपने सिंपली रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है सेक्शन 21 के मुताबिक, और आपने इस सिचुएशन में क्लास को अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप लाहौर से मुल्तान ट्रांसफ़र करते हैं तो सेम प्रोविंस है पंजाब का, कराची से लाड़काना करते हैं तो सेम प्रोविंस है सिंध का, कोयटा से गवादर करते हैं तो सेम प्रोविंस है बलूचिस्तान का। तो इन सिचुएशन में बेसिकली आपको जो है ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करें। पहले भी आपकी क्लास यही है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जो है लेट्स से इन दिस सिचुएशन सिंध में होगा, और बाद में भी यही होगी कि सिंध में होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद के अंदर भी चेंज करते हैं तो तब भी आपको क्लास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह सेम रीजन के अंदर चेंज करते हैं, जैसे हुंजा से गिलगित में, तो ये सेम रीजन है गिलगित बल्तिस्तान का, उसी के अंडर आता है, तो आपको अल्ट्रेशन ऑफ क्लास की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस जो चेंज हो रहा होगा उसको नोटिफाई करना होगा, और जब सिटी चेंज हो रहा होता है तो उसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन की फिर भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि क्लास चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके जो अल्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसकी तरफ हम बाद में चलेंगे। अब देखते हैं अल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। तो एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से ही अपनी मेमोरेंडम की प्रोविजन चेंज कर सकती है जिसमें उसके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेंशन होता है। तो एक तो वो चेंज होता है जहां पर एक कंपनी कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट करती है या कोई ऐसा चेंज करती है विच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस। जैसे कंपनी टेलीकॉम का बिजनेस करना चाह रही है, तो ऐसी चीज जो कि जिसका लाइसेंस हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो, परमिशन चाहिए हो या अप्रूवल चाहिए हो किसी लॉ के मुताबिक। जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस करना होता है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है सीसीपी से। इसी तरीके से अगर आपने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम करना है तो लाइसेंस चाहिए एससीसीपी से। बैंकिंग का बिजनेस करना है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस चाहिए। अगर आपने मीडिया चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल खोलना है तो आपको पैमरा
जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे आपको लाइसेंस और अप्रूवल चाहिए। तो जब ये वाला चेंज हो रहा होगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में, तो कंफर्मेशन फ्रॉम एससीसीपी भी रिक्वायर्ड होगी, उसके बगैर आपकी क्लास की अल्ट्रेशन नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप अपनी कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर चेंज करते हैं, जैसे पहले आप लेट्स से कि जी टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे थे और उसके बाद अब जो है आप जनरल ट्रेडिंग का बिजनेस की तरफ को प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको एससीसीपी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो जहां पर कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन या अप्रूवल इन्वॉल्व है, वहां पर आपको एससीसीपी से कंफर्मेशन की जरूरत है, वरना कंफर्मेशन फ्रॉम एससीसीपी रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब अगर हम प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो एक हमारे पास जो हम टोटल पॉइंट्स देखें तो एक कॉन्सेप्ट है अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास का, और एक है अल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का। लेकिन अल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी की एडॉप्शन जिसमें अप्रूवल चाहिए अंडर एनी लॉ, और एक अदर देन दैट, यानी जो उसके अलावा हो। तो बेसिकली इन दो का सेम प्रोसीजर है, और जो अदरवाइज वाला पॉइंट है इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। पहला पॉइंट तो तीनों में कॉमन है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज कर रहे हैं या एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें एससीसीपी से कंफर्मेशन भी चाहिए। तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इन दो सिचुएशन में 1 and 2, the alteration shall not take effect until it is confirmed by the commission on petition। petition मतलब एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, कमीशन की तरफ से कंफर्मेशन होगी, तो अल्ट्रेशन इफेक्टिव समझी जाएगी। अब कमीशन के पास ये पावर है कि वो जो ऑर्डर इशू करते हैं कंफर्मेशन का, वो सच टर्म्स एंड कंडीशंस पर इशू करें और ऑर्डर दें कॉस्ट का मतलब ये कि बाजू का इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, तो उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं कि वो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, और वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी तरफ से इम्पोज कर सकते हैं एससीसीपी। अच्छा, एससीसीपी जब ये फैसला करेंगे तो उनके लिए भी लॉ में एक जो है ना रिक्वायरमेंट रखी गई है कि उन्होंने ये जो डिसीजन करना है कि अल्ट्रेशन को कंफर्म करें या ना करें, तो वो किस बेसिस पर करेंगे। So the commission shall, in exercising its discretion, have regard to the rights and interest of the members of the company or any class of them, यानी किसी class, ordinary shareholder, preference shareholder, as well as to the rights and interest of the creditors, and may, if it think fit, give such direction and make such order as it may think expedient for facilitating or carrying into effect any such arrangement। तो बेसिकली वो ख्याल रखेंगे कि मेंबर्स को भी किसी का जो है ना के साथ गलत ना हो जाए, किसी क्रेडिटर के साथ भी गलत ना हो जाए, और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा हो या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रही हो, तो जो मेन कंसर्न है वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स का ही होता है। क्योंकि या तो कंपनी के साथ जो मैटर्स हैं वो मेंबर्स के होते हैं, और उससे ज़्यादा भी रिकवरी वगैरह के जो इशूज होते हैं वो क्रेडिटर्स के होते हैं। तो जिस जगह कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस जगह की हाई कोर्ट में उस कंपनी से रिलेटेड केस डील किया जा सकता है। तो हो सकता है कि क्रेडिटर ये समझते हो कि जी हम अगर ऑलरेडी जो ऑफिस है वो पंजाब में है, तो ये पंजाब से केपीके में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पंजाब में उनके लिए केस को डील करना आसान होगा उस कंपनी के साथ, और केपीके में जाकर उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो उनका एतराज़ होगा कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं होना चाहिए। तो एससीसीपी जब अप्रूवल देगा, कंफर्मेशन देगा अल्ट्रेशन की, तो वो मेंबर्स, क्लास ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स की जो पर्सपेक्टिव है उनको जहन में रखते हुए देंगे, उनके कोई इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो रहा हो इसको देखेंगे, और उस हिसाब से वो कोई भी अरेंजमेंट, बाद वक्त इस तरह से होता है कि अगर किसी क्रेडिटर को एतराज़ है तो एससीसीपी ये कहता है कि जी अगर आप इनका जो डेट है वो डिस्चार्ज या सिक्योर कर दें, तो फिर हम जो है आपको अप्रूवल दे देंगे। तो कंपनी को फिर पहले वो करना पड़ेगा, तो वो अरेंजमेंट एससीसीपी ऑर्डर दे देगा, उसके मुताबिक कंपनी अरेंजमेंट कर देगी तो अप्रूवल मिल जाएगा। या बाजू का ये होता है कि चंद शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को एतराज़ होता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने पे या बिजनेस एक्टिविटी के अडॉप्शन पे, चेंज होने पे। तो इन दैट केस भी यही है कि जो नाराज शेयर होल्डर हैं या जो एग्री नहीं कर रहे, तो एससीसीपी कहता है कि मीटिंग करें और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो उस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को एक्वायर कर ले। उसके लिए वो प्राइसिंग का अरेंजमेंट बता देते हैं कि भाई इस तरीके से आप शेयर प्राइस वगैरह डिसाइड कर लें, और उस हिसाब से अरेंजमेंट अगर हो जाता है तो एससीसीपी की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब जब भी कंफर्मेशन मिल जाएगी तो जो ऑर्डर होगा कंफर्मेशन का वो ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ एससीसीपी कमीशन, और वो फिर जो है ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ कमीशन उसे फॉरवर्ड करेंगे कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को भी, और ये काम किया जाएगा विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब जब ऑर्डर, जाहिर बात है कि कंपनी के पास भी आ जाएगा, तो कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो एक अल्टर्ड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम, यानी ऐसा मेमोरेंडम जिसके अंदर अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास है या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास है वो चेंज हुई है, अल्टर्ड है, अमेंडेड है,
वो 30 डेज के अंदर ऑर्डर की डेट से लेके उन्होंने रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है। हु शैल रजिस्टर द सेम एंड इशू अ सर्टिफिकेट। अब रजिस्ट्रार की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि कंपनी का नया मेमोरेंडम जो है उनके पास रजिस्टर हो गया है, और वो सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अल्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन कंप्लाई हो गई हैं। जिस तरह जब कंपनी फर्स्ट टाइम मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास जमा करवाती है तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो सर्टिफिकेट भी कंक्लूसिव एविडेंस होता है, और उसी तरीके से ये सर्टिफिकेट जो अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के टाइम पर मिलेगा ये भी कंक्लूसिव एविडेंस होगा, यानी एक फाइनल एविडेंस होगा। कमीशन चाहे तो बाय ऑर्डर, और अगर कंपनी अप्लाई करती है तो किसी भी टाइम पर सफिशिएंट काज शो अगर हो जाता है, लाइक कोई प्रॉब्लम है, किसी ऑफिसर के साथ इशू था या कंपनी किसी वजह से टाइम ज़्यादा चाहिए तो वो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो टाइम है हमारे पास 30 डेज का फाइलिंग का, ये मजीद एक्सटेंड हो सकता है अगर सफिशिएंट काज शो किया जाए कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन पर। लेकिन ये पावर जो है कि कमीशन के पास है कि वो ये टाइम एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। तो ये बेसिकली प्रोसीजर सारा फॉलो करना होगा, ये प्रोसीजर अदरवाइज वाली सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस के मामले में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जाहिर बात है जहाँ पे जुरिस्डिक्शन चेंज हो रही होती है, अगर आप कहते हैं कि जी मुल्तान से कराची में शिफ्ट हुआ है या कराची टू मुल्तान शिफ्ट हुआ है, तो जो फिजिकल रिकॉर्ड है कंपनी का जो रजिस्ट्रार के पास होता है तो वो एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कराची से मुल्तान शिफ्ट हो रहा है, तो फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ कंपनी वो ट्रांसफर होगा कराची से कराची का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार का ऑफिस, उनसे मुल्तान के कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वो बेसिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आइंदा जाहिर बात है कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो ऑफिस के शिफ्ट होने से, रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज होने से पहले का रिकॉर्ड भी था, वो अब मुल्तान में ही अवेलेबल होगा। तो जहां पे भी ऑफिस चेंज होता है सारा फिजिकल रिकॉर्ड कंपनी का वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम ऐसी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास की बात करते हैं जिसमें कंपनी को एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही थी, यानी अदरवाइज। तो इस सिचुएशन में कंफर्मेशन फ्रॉम एसएसीपी रिक्वायर्ड नहीं है, और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार के पास अपना अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करेंगे और साथ के साथ रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर ली है। टाइम लिमिट वही है 30 डेज ऑफ द चेंज, और इसका एक खास फॉर्म होता है उसके ऊपर जो है आपने इन्फॉर्म करना होता है। अच्छा, रजिस्ट्रार जो है वो इसमें कंपनी को चेंज ऑफ नेम की डायरेक्शन भी दे सकता है। तो बेसिकली अगर कंपनी का हमने शुरू में भी एक पॉइंट पढ़ा था कि कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास के साथ कॉमेंसरेट करना चाहिए, उसके साथ मैच करना चाहिए, उसके हिसाब से मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर कंपनी ने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज की है और उसकी वजह से अब ये सिचुएशन आ गई है कि जो कंपनी का नाम था वो पहले अप्रोप्रिएट था लेकिन अब वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो रजिस्ट्रार की तरफ से ऑर्डर भी इशू हो सकता है कि अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपने चेंज की है तो अब कंपनी का नाम भी चेंज करें। तो वो कंपनी के नाम के चेंज के लिए जो प्रोसीजर रूटीन में सेक्शन 10 to 13 के अंदर गिवन है वही फॉलो किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।